हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केडवे में। दोस्तों आज के चैप्टर में हम सौरमंडल के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले सारे जितनी क्लासेस चली थी उसमें सौरमंडल और सूर्य के बारे में अध्ययन किया। तो सौरमंडल से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसमें लगभग मैंने 30 या 35 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो लिखे हैं, और बाकी इन्हीं के अंदर कम से कम 40 जो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, 40-50 क्वेश्चन, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान, पहला क्वेश्चन है। पूरे जो सौरमंडल है उसमें 99.99 यानी कि 99.99% जो सूर्य का हिस्सा है, बाकी 0.01% है उसमें सारे ग्रह और क्षुद्र ग्रह और जो एस्टेरॉइड सारे आते हैं। बाकी जो इसका द्रव्य है यानी कि जो हिस्सा है सौरमंडल में सूर्य का जो हिस्सा है वो है 99.99%, यानी कि 99.99% तो ओनली मात्र सूर्य का इसमें भागीदारी है। बाकी 0.01% तो बाकी जितने भी सारे ग्रह हैं वो हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य का द्रव्य, सौरमंडल में सूर्य का कितना द्रव्य है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा। सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, ठीक है दोस्तों। सबसे नज़दीक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से, ठीक है दोस्तों। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। सबसे दूरी तारे के बारे में हमने खोज नहीं की कि जो नज़दीकी तारा उसके बारे में खोज सकते हैं। गैलेक्सी काफ़ी बड़ी है, इतनी दूरी खोज करना मुश्किल है कि सबसे दूर का तारा कौन सा है, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक राडार से खोज करना बहुत मुश्किल है। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह, एक इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें एकमात्र ग्रह जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, वो है बुध ग्रह। आंसर होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ग्रह वो होगा बुध, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति या जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह, मैंने कहा था ना इसके छुपे हुए डबल क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, इसके अंदर इसका अपोजिट दूसरा क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ओके दोस्तों। पार्थिव तो बाह्यम ग्रह, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। शुरू की स्टार्टिंग में जो 4 हैं 1 2 3 4 वो कहलाते हैं पार्थिव ग्रह, और जो 5 6 7 8 जो लास्ट के जो ग्रह हैं वो कहलाते हैं बाह्यम ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्यम ग्रह कहलाते हैं। शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और जो लास्ट के 4 ग्रह हैं वो बाह्यम ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, वरुण, ठीक है दोस्तों। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है, और इसकी खोज की थी जॉर्ज गैले। एक एक चीज़ आप याद करो, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। वरुण ग्रह की खोज की थी जॉर्ज गैले ने 1845 में। जर्मन वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे जॉर्ज गैले, उन्होंने वरुण ग्रह की खोज की थी जो सबसे लास्ट में है नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। और सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। एक एक क्वेश्चन आप याद करो, एक भी ऑब्जेक्टिव सौरमंडल से कहीं भी बच नहीं पाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, यानी कि इस तापांतर का मतलब समझ रहे हो, दिन और रात के बीच में जो ताप का अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है कौन से ग्रह में होता है? यानी कि वहाँ की रातें जो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है और दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो ग्रह है बुध, ठीक है दोस्तों। बुध ग्रह पे कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल वहाँ पे नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो उसको दिन में इतना गर्म कर देता है कि वहाँ पे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है दिन का,
और रात वहाँ पे इतनी ठंडी हो जाती है क्योंकि सूर्यास्त होते हैं, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो तुरंत ठंडा हो जाता है। जहाँ पे वायुमंडल होती है वहाँ पे जो वातावरण धीरे धीरे ठंडा होता है, और यहाँ पे -173 डिग्री के लगभग यहाँ पे माइनस होता है रात का तापमान, और दिन का तापमान होता है लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बीच का सर्वाधिक तापांतर वाला क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह वो है बुध, और सबसे कम तापांतर वाला ग्रह, सबसे कम तापांतर वाला ग्रह है पृथ्वी, जो यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है, और दिन और रात के बीच में जो ज़्यादा डिफरेंट होता है तापमान का वो ज़्यादा नहीं रहता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह वो बुध। इसमें बन गया था ये क्वेश्चन, और सबसे दूर है वरुण। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, पृथ्वी के निकट और दूर वाला क्वेश्चन। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह वेन्स, वेन्स जो ग्रह है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं सबसे गर्म ग्रह वही सबसे चमकदार ग्रह होगा। इसको बोलते हैं, इसके 2-3 नाम है, सांझ का तारा, भोर का तारा। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सूर्यास्त के समय, ये सूर्यास्त के समय पृथ्वी से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और सूर्योदय के समय ये पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसलिए हम जब भी इसको सूर्योदय की तरफ देखें, सूर्योदय के मॉर्निंग के टाइम पे देखेंगे इसको, ये हमको पूर्व में दिखाई देता है, और अगर इसको शाम को देखेंगे तो ये पश्चिम में दिखाई देता है, यानी कि सुबह शाम का तारा, इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तारा नहीं है ये, ग्रह है, बाकी इसका एक उपनाम दे दिया गया है इसको चमकीला ग्रह की वजह से इसको। और गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा तापमान इसी ग्रह का पाया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, इसमें दिन और रात का जो डिफरेंट है वो है बुध का, और सर्वाधिक चमकीला और गर्म, सबसे गर्म ग्रह और तापांतर में अंतर आप समझ जाओगे, गर्म ग्रह वो है शुक्र। दक्षिणावर्त चक्कर लगाने वाले यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चक्कर लगाने वाले यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो लगाने वाले, हमने पहले पिछली जो क्लास में बताया था आपको, दक्षिणावर्त उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। यानी कि दक्षिण चक्कर लगाने वाले 2 ग्रह शुक्र और दूसरा है अरुण, यूरेनस। हमेशा दोनों नाम याद करने हैं दोस्तों, एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाता है, दोनों लैंग्वेज में कहीं से भी इसका नाम दे दिया जाता है, और हम उसको तैयारी होते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पृथ्वी की बहन और भोर का तारा पढ़ लिया हमने इसको। पृथ्वी की बहन शुक्र, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, एक तो ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास में है, पृथ्वी के सबसे पास का तारा है वो, सॉरी ग्रह, ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, और लगभग आयतन और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी की बहन इसलिए कहा गया है, इसका क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि इसका 12,120 के लगभग इसका जो व्यास है, और 12,756 हमारी पृथ्वी का है। ठीक है दोस्तों, लगभग सेम हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात, इस ग्रह का जो द्रव्यमान है और जो इसका आयतन है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। भोर का तारा, शांत का तारा हमने पढ़ लिया, इसका बिना उपग्रह वाले ग्रह 2 ही ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध शुक्र। इसको हम अगर दूरी के हिसाब से टेबल में याद करेंगे, मैप में याद करेंगे, तो बुध और शुक्र जो शुरू के स्टार्टिंग के जो ग्रह हैं वही ऐसे ग्रह हैं, वहाँ पे कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि कारण है सूर्य कितने नज़दीक है, जो इनके एस्ट्रॉयड दिया उपग्रह थे वो सूर्य की ग्रेविटी के कारण सूर्य में विलीन हो गए। ठीक है दोस्तों, सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला, सबसे कम समय में घूर्णन करने, अपने एक्स पर घूर्णन करने वाला, घूर्णन और परिक्रमण आप समझ जाओगे, एक वर्ड है उसको आप याद कर लो। घूर्णन करने वाला सबसे कम समय में वो है बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति लगभग 10 घंटे में, 9.9 घंटे में यही अपने एक्स पे
इतनी रफ्तार से घूमता है क्योंकि सबसे तेज रफ्तार घूर्णन करने वाला ग्रह इसको कहा जाता है, और ये लगभग 10 घंटे में अपना घूर्णन कर लेता है। और सबसे अधिक, सबसे कम समय में घूर्णन और सबसे अधिक भी तो क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोनों जगह से बनते हैं। सबसे अधिक में बनेगा शुक्र। शुक्र का जो एक दिन और रात का समय होता है वो 243 दिन का होता है। पृथ्वी के 243 दिन के बराबर वहाँ पे एक दिन रात, यानी कि पृथ्वी के वो सूर्य के जो चक्कर लगाता है, वो अपने एक्स पे जो चक्कर लगाता है, घूर्णन करता है, वो 243 दिन में करता है। दैनिक जो गति है उसकी 243 दिन में। और सबसे कम है बृहस्पति। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप एग्जाम में पूछा गया है, याद करें एक एक चीज़ को। सबसे बड़ा उपग्रह है वो है बृहस्पति का, वो है गैनीमेड। सबसे बड़ा गैनीमेड है वो बृहस्पति का है, और सबसे छोटा है डिमोस, वो है मंगल का। एक एक चीज़ याद करो दोस्तों, प्रत्येक जो सारे ये क्वेश्चन ही है, कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन बनेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं और 10-12 क्वेश्चन प्रत्येक बारे में लिखे, कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा गैनीमेड और सबसे छोटा डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। लाल ग्रह, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल एग्जामों में। लाल ग्रह या रेड प्लेनेट या लाल ग्रह, इसको बोलते हैं मंगल ग्रह को। मंगल लाल, इसको याद कर सकते हैं। मंगल मार्स भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके जो वो होती है धरातल, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो दिखाई पड़ता है वो लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ सकते हो। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। पृथ्वी के समान घूर्णन व अक्षीय झुकाव। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पे ही मानव बस्तियां बसाने की योजनाएं पृथ्वी के जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलावा अगर कहीं जीवन संभव है तो वो कौन सी जगह पे है? मंगल ग्रह पे। क्यों इसका कारण है, मंगल ग्रह पे लगभग 24 घंटे में ही दिन रात होते हैं। 24 घंटे का ही एक दिन होता है लगभग वहाँ पे, 24.3 कह सकते हैं इसको। लगभग 24 घंटे में ही वहाँ का दिन और रात होता है। और जो दैनिक गति होती है, यानी कि एक दिन वहाँ 24 घंटे का होता है, पहली बात। दूसरी बात होता है पृथ्वी के समान घूर्णन कर रहा है ना। अक्षीय झुकाव, इसका अक्षीय झुकाव है पृथ्वी के समान ही। पृथ्वी कितनी डिग्री भी झुकी हुई है? 23/1/2 डिग्री अपने अक्षीय लंब पे झुकी हुई है। 23/1/2 यानी 23.5 डिग्री। और ये झुका हुआ है, ये मंगल ग्रह झुका हुआ है, वो है 25/1/2 यानी कि 25.5 डिग्री ये झुका हुआ है। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसीलिए पृथ्वी की जो मानव जातियां हैं उसको बसाने के लिए है मंगल पे पूरी कोशिश की जा रही है इस दुनिया में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के समान हो गया। अब होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल पे। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्वार्टोपोक्स इक्वाडोर, और पूरी ब्रह्मांड का नहीं कह सकते, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो है मंगल ग्रह पे। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ये भी मंगली ग्रह पे है, ये भी मंगल ग्रह पे ही है। मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत है, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 50 भी लिख सकते हैं इसको, इंटू 3, लगभग ये 26,000 मीटर, लगभग 26 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। 26 किलोमीटर ऊंचा जो पहाड़ है उसका नाम है निकोलस ओलंपिया। कई बार पूछा गया, मोस्ट क्वेश्चन है निकोलस ओलंपिया। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है मंगल ग्रह पे, उसका नाम है निकोलस ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, टाइटन, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन है शनि का।
शनि का उपग्रह। ईस्टर्न का उपग्रह है एक, ये लगभग बुध के समान है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, टाइटन किसका ग्रह है, टाइटन क्या है, तो ये उपग्रह सैटेलाइट है शनि का चांद जिसको बोल सकते हैं। उपग्रह को चांद बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पे जो उपग्रह उसको चांद बोला जाता है। तो इसको भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाता है, आप थ्योरी से समझो, ऑब्जेक्टिव कहीं से बन सकता है। शनि का चांद कौन सा, टाइटन किस ग्रह का चांद है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, चांद तो एक ही है पृथ्वी का। यानी कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उपग्रह को चांद का दर्जा इसलिए समझने के दर्जे से दे दिया गया है। वल्यों वाले ग्रह, दो ग्रह हैं, शनि और अरुण। वल्य किसे कहते हैं, जैसे ग्रह होता है ना। अब ये देखा होगा शनि का चित्र, आपने देखा होगा, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, वलय, इस ग्रह पे वलय पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो इनके चारों तरफ एस्ट्रॉइड है वो इतनी गति से घूम रहे हैं क्योंकि जो वो धूल के कण या गैसीय कण है, इतनी तेज गति से घूमते हैं, वो घूमने पे हमको वलय की, यानी कि इसके चारों तरफ घेराव किसी स्थिति बन जाती है। शनि के 7 वलय हैं, यानी छल्ले भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, छल्लों वाला ग्रह, 2 ग्रह हैं, शनि और अरुण के 9 वलय हैं। संख्या आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जामों में सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वल्य वाले ग्रह हो गए। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो लेट रहा हो, झुका हुआ हो। ठीक है दोस्तों, ये झुका हुआ है सूर्य की तरफ। कौन सा ग्रह झुका हुआ है, झुकाव की स्थिति में वो इसकी परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह है, अरुण ग्रह यूरेनस ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है, इसलिए उसको लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको, अरुण को। लेटा हुआ ग्रह अरुण। अब आता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला और सबसे अधिक घनत्व वाला। इसमें हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने लिखने के लिए कम शॉर्ट में लिखा है ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको समझा सकूँ। सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है शनि। आप इसका घनत्व का अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं, इतना हल्का है। घनत्व का मतलब समझ सकते हो आप। घनत्व की परिभाषा है कि प्रति इकाई सेंटर में उसमें आने वाला पदार्थ कितना भारी है या कितना हल्का है। ठीक है, तो शनि ग्रह को अगर हम पानी पे रख देंगे तो पानी में डूबेगा नहीं, इतना हल्का है कि अगर शनि ग्रह को ये गैसीय गोला है, ये इतना हल्का है, अगर शनि को पानी में रखेंगे तो ये पानी के ऊपर तैरता रहता है या तैरता रहेगा, ऐसी कल्पना है, क्योंकि ये पानी में नहीं डूबेगा, इतना घनत्व इसका कम है। सबसे अधिक घनत्व, अधिक की बात आती है तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है। भारी का मतलब घनत्व पे इसलिए ना बताता है क्योंकि इतना आकार में छोटा होते हुए भी सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का है। सबसे भारी ग्रह कौन सा, पृथ्वी है, सबसे ज़्यादा घनत्व के कारण, यानी कि सबसे अधिक घनत्व वो है पृथ्वी। उसके बाद में शुक्र आता है, शुक्र का पृथ्वी के बाद में कम घनत्व है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम घनत्व हो गया। अब आता है टाइटेनिया क्या है। देखो दोस्तों, 3 शब्द है। टाइटन, हमने इसके बारे में पढ़ा। दूसरा है टाइटेनिया, और तीसरा होता है ट्रीटॉन। तीनों एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। इसको हम समझेंगे टाइटन, टाइटेनिया और ट्रीटॉन क्या होता है। टाइटन तो हमने समझ लिया शनि का एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, टाइटेनिया शनि का जो उपग्रह है और इसका आकार बुध के समान है, समझ लिया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, बुध के समान कौन सा उपग्रह है। टाइटेनिया है अरुण। देखो दोस्तों, लास्ट के जो 3 ग्रह हैं, शनि को इस तरह समझ लिया जाता है। फिर होता है अरुण और वरुण। लास्टों के ही तीनों ही क्वेश्चन, लास्ट के जो 3 ग्रह हैं उसी में छुपा हुआ है। टाइटन शनि का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब होता है टाइटेनिया है वो है अरुण ग्रह का।
अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है वो है टाइटेनिया। ठीक है दोस्तों, अरुण ग्रह में 27 ग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह में 27 उपग्रह हैं, उसमें सबसे बड़ा है वो है टाइटेनिया। क्लियर। ट्रिटोन, अगला जो ग्रह है वो है वरुण। वरुण नेपच्यून। अब नेपच्यून के कितने 13 उपग्रह हैं। अब इसमें सबसे बड़ा का रिकॉर्ड नहीं है इसका, इसके सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है, क्योंकि इतना दूर है, इतनी परिकल्पना नहीं की गई अभी कि कौन सा उनमें 13 में से सबसे बड़ा है, इतना दूर है ये ग्रह नेपच्यून। तो इसमें ट्रिटोन सबसे मुख्य ग्रह उपग्रह, ट्रिटोन उपग्रह है किसका, नेपच्यून का, वरुण का। ठीक है दोस्तों, टाइटेनिया और ट्रिटोन तीनों क्लियर हो गया। पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामों में पूछा जाने वाला, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो वो है तीसरे नंबर का ग्रह, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, हम समझने के लिए इसको आपको अच्छी तरह समझना, कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो 25 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन बन रहे हैं 24 क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, पृथ्वी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको समझाने के लिए। पृथ्वी, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, सौरमंडल का एकमात्र जीवन वाला ग्रह, यानी कि पूरे सौरमंडल का एकमात्र जीवन, यानी कि पूरे सौरमंडल में अब तक के ज्ञात, पूरे सौरमंडल, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं अभी तक कोई भी ऐसी दूसरा ग्रह या प्लेनेट नहीं मिला जहाँ पे कोई जीवन संभव है, यानी कि जीवन संभव है वो तो सिर्फ एकमात्र ग्रह वो है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, जीवन वाला ग्रह। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरह, फिर भी एक बार बार से रिपीट करने से ही क्वेश्चन याद होते हैं। 12,756 सबसे बड़ा व्यास है, यह भूमध्य रेखीय व्यास, और 12,714 दोनों व्यास आपको याद करने होंगे। यह है ध्रुवीय व्यास और यह है भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखा और ध्रुवीय व्यास में आप समझ गए होंगे। पृथ्वी चपटी है, यहाँ से चपटी हो गई ना, कारण ये है वनस्पति, इसके इसीलिए इसको वनस्पति आकार दिया गया है, क्योंकि ये नाशपति के आकार की पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार है नाशपति आकार, इसलिए ये सबसे कम यहाँ का जो ये चपटी होने के कारण, जहाँ से चपटी होगी वहाँ का व्यास कम होगा, तो यहाँ से चपटी है इसलिए ध्रुवीय व्यास कम होता है, और जो ये ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का वो सबसे अधिक होता है। तो वो 12,756 ध्रुवीय भूमध्य रेखीय व्यास है और 12,700 ध्रुवीय व्यास। इसमें कंफ्यूज होते हैं भूमध्य और ध्रुवीय व्यास को आप अच्छी तरह से याद करना। अपने अक्षीय चक्कर में पश्चिम से पूर्व दो मात्र ग्रह ऐसे थे जो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चल रहे थे। कौन से थे? शुक्र और अरुण। ठीक है दोस्तों, अरुण। अब पृथ्वी और उसके अलावा 5 ग्रह यानी बाकी जो 6 ग्रह बचे हैं वो कौन से चलते हैं? वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं हम वामावर्त। वामावर्त पूछ लिया जाता है। यानी कि पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है आपको समझाता हूं। सूर्य की दिशा तो ऐसे चलती है और ये चलती है पश्चिम से, सॉरी पश्चिम इधर आता ना, ये पूर्व, ये चलती है इधर से, ऐसे घूमती है। यानी कि पृथ्वी उल्टी चलती है अपने एक्स पे, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पृथ्वी क्या, बाकी के 6 ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी 2 ही ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी इसका कारण ये है, पृथ्वी, सूर्य तो स्थायी है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तभी तो सूर्योदय पूर्व में होगा। अगर ये पश्चिम से पूर्व में चल रही है तभी, यानी कि जो स्थायी है तो वो तो सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है। हम जब पूर्व में सूर्योदय देखते हैं इसका मतलब पृथ्वी
पूर्व दिशा में पहुंच चुकी है, पश्चिम से चल रही है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है पृथ्वी। इसी कारण है पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। उसका कारण सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कितनी है? घूर्णन गति है 30 किलोमीटर, वो 610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 310 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से ये अपने एक्स पे चक्कर लगाती है। इसलिए 23.56 यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 40 सेकंड में ये अपना घूर्णन कर लेती है और दिन रात का जो सर्कुलर है उसको बनाए रखती है। 610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। आप इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। परिक्रमण काल, पृथ्वी परिक्रमा करती है लगभग 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 30 किलोमीटर पर सेकंड। देखो वहाँ पे 610 किलोमीटर 1 घंटे का है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड में अगर मान लो 30 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में 1800 और 1 घंटे में 10 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इसलिए इसको किलोमीटर सेकंड में बदल दिया गया। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से सूर्य के अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, अपने कक्ष में चक्कर लगा रही है पृथ्वी। इसीलिए वो 365 से ही 1/4 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। उसका कारण ये है 365 के अलावा 6 घंटे लेती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कारण आपको समझा रहा हूँ। पूरे साल में 365 दिन होते हैं तो 6 घंटे कहाँ चले गए? ये 6 घंटे इसलिए चले गए इसके क्योंकि सौर वर्ष है। सौर वर्ष को हम अलग से तो घंटे नहीं दे सकते ना, 365 दिन का सौर वर्ष दे दिया हमने पूरे साल का। अब 6 घंटे का क्या करेंगे? यानी कि 6 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 घंटे कितने हुए? 24, यानी कि एक दिन बन गया। यानी कि हर 34 वर्ष, अरे तीसरे वर्ष। ठीक है दोस्तों, हर 3 वर्ष बाद, चौथे वर्ष कह सकते हैं इसको, या 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष या हर 3 साल बाद एक लीप वर्ष बनाते हैं। लीप वर्ष समझा होगा आपने, रीजनिंग में भी समझा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लीप वर्ष, एक लीप वर्ष बन जाता है। लीप वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी का महीना 29 का होता है, यानी कि एक दिन यहाँ पे बढ़ा जाता है। और लीप वर्ष में 365 की जगह 364 दिन होते हैं। इसका कारण है लीप वर्ष और बनाने का पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो 365 दिन और 6 घंटे में लेती है। 6 घंटे को इसमें मार्जिन को जो इसमें मिलाने के लिए, दिन में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक चौथे साल में एक लीप वर्ष बनाया गया है। और फरवरी को 28 की जगह 29 कर दी गई है। साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, और लीप वर्ष में होता है वो है 29 दिन की। एग्जैक्टली क्लियर हो गया दोस्तों? परिक्रमण के कारण 6 घंटे बढ़ जाते हैं। उसी कारण हर चौथे साल में लीप वर्ष बनाते हैं। और लीप वर्ष में 364 दिन होते हैं। फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, 29। ठीक है दोस्तों, ऋतु परिवर्तन अक्षीय झुकाव के कारण। पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता है वो अक्षीय झुकाव के कारण होता है और परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमा के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव, देखो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री के लगभग है। तो सूर्य का जो झुकाव है, क्यों सर इसको अलग से जो हम भूमध्य रेखीय और इसके जो पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे। झुकाव के कारण कैसे दिन और ऋतु परिवर्तन होता है। 4-5 इसमें वो चैप्टर है, उसको क्लियर करेंगे। हम अभी इसका फिलहाल ऐसे देख सकते हैं। ऋतु परिवर्तन अक्षीय झुकाव कारण होता है, परिक्रमा में अक्षीय झुकाव कारण। अक्षीय झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव सूर्य झुका हुआ नहीं है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण जो पृथ्वी पे ऋतुएं बनती है वो है उसका कारण अक्षीय झुकाव के कारण। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और जो 23.5 डिग्री
जो केंद्रीय लंब पर जो की हुई है। और अगर केंद्रीय तल, ये तल होता है ना, केंद्रीय तल की बात करें तो वो है 63.5 डिग्री। आप 90 डिग्री में से इसको माइनस कर सकते हैं, 23.5 से 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री माइनस करेंगे, आपको 64 से 1/2 डिग्री मिल जाएगी। वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और आपको समझोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने समझ लिया आकार में शुक्र के समान है, क्योंकि आकार में शुक्र का समान है तभी तो जुड़वा ग्रह का दर्जा दिया गया शुक्र और पृथ्वी को। नीला ग्रह, आसमान से अगर अंतरिक्ष से इसको देखा जाता है तो पानी की उपलब्धता के कारण नीला ग्रह दिखाई देने वाला जो ग्रह वो है पृथ्वी। क्योंकि दोस्तों नीला ग्रह कई बार पूछा गया है, नीला ग्रह क्यों देखा जाता है, क्यों कहा जाता है नीला ग्रह पानी की उपलब्धता, क्योंकि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जहाँ पे पानी की उपलब्धता है और इसी के कारण पानी की और ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है, वनस्पति की उत्पत्ति पाई जाती है। तो नीला ग्रह है पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक पृथ्वी से देखे जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है वो है साइरस। साइरस इसको बोलते हैं डॉग स्टार, डॉग स्टार। वो है कितने दूर, 9 प्रकाश वर्ष दूर। रात्रि को चमकने वाला सबसे ज्यादा चमकदार तारा दिखने वाला वो है डॉग स्टार साइरस, जो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से भी कह सकते हो और सूर्य से भी कह सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं है। 9 प्रकाश वर्ष दूर से सूर्य से, लेकिन आप पृथ्वी से कह सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है पृथ्वी और सूर्य उसके अकॉर्डिंग। 9 प्रकाश वर्ष के अकॉर्डिंग ज़्यादा दूर नहीं है, 15 करोड़ एक नॉर्मल होता है प्रकाश वर्ष के हिसाब से। ठीक है, ये साइरस हो गया। यम प्लूटो, यम प्लूटो का एक जो IU में सम्मेलन हुआ था, IU में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में हुआ था। 2006 में इसको जो इसका जो ग्रह का दर्जा वो छीन लिया गया। आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था, नया नाम इसका दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 134,340। ये गणितीय इसका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम और प्लूटो का नया नाम है वो है 134 या 134,340। ये एक नाम है इसका 134,340, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा था, इसको ग्रह का दर्जा इसलिए छीन लिया गया क्योंकि एक तो ये नेपच्यून वरुण ग्रह की जो कक्षा है ना, ये चक्कर लगाने की जो कक्षा है, इसको क्रॉस करता था ये ऐसे। ये क्रॉस करने के कारण इसको वरुण ग्रह की जो अपना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था, और इसको जो ग्रह इतना छोटा है, चंद्रमा से भी छोटा है, चंद्रमा से भी छोटा है, उसको ग्रह का दर्जा तो वैसे भी नहीं मिलना था, लेकिन पहले इसको मान लिया गया था, इसलिए अब इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्लूटो की खोज किसने की थी? 1930 में, 1930 में की थी क्लाइड टाम्वो। 1930 तक से लेकर ये 1930 से लेकर ये 2006 के बीच में जो इसकी यात्रा थी, उसके इसमें प्लूटो और या यम का नाम दिया गया था, वो खत्म होके 134,340 का जो नया नाम है वो दे दिया गया है इसको। और 2006 में इसको ग्रह का दर्जा छीन लिया। किस ग्रह के कक्ष में? ये वरुण ग्रह, नेपच्यून ग्रह में ये कक्ष में उसका ऑर्बिट को काटता था। आकार में चंद्रमा से छोटा सेरस, देखो बोने ग्रह है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव वाले तो बोने ग्रह है, तो यम इसको पुराने नाम से बुलाते हैं, आजकल इसका नया नाम है 134,340। यम एक चेरस, ठीक है दोस्तों, चेरस एक सेरस, एक ईरिस, इसको UV 2003 नाम दिया गया है। ये सारे 4 जो वो है पिंड है वो है बोने ग्रह। ग्रह का तो नाम नहीं ले सकते इनको, ये बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन समझना और पढ़ाना
और पढ़ना आसान है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों को याद करने के लिए सबसे पहले थ्योरी समझना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव का कोई भी तोड़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बनाया जा सकता है। इसीलिए हर क्लासेस में जो थ्योरी वाले जो क्लासें हैं वीडियो, उनको अच्छे से समझें और थ्योरी वाले क्वेश्चनों के बाद में ही ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो समझें। ऑब्जेक्टिव में जब भी समझ पाओगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब भी समझ पाओगे जब आप थ्योरी में अच्छे से तैयारी कर पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाले उसमें से किताबों से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाओगे अगर आप अच्छे से थ्योरी में समझोगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।